हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, मूल्य क्या है, नैतिकता क्या है, मूल्य स्थिर है या परिवर्तनशील इत्यादि के बारे में जाना। आज इस लेक्चर में हम अपने पहले टॉपिक यानी कि नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों में इस आचरण को जानेंगे। आज हम जानेंगे आचरण यानी कि कंडक्ट क्या होता है। आचरण का अर्थ है कोई व्यक्ति किसी समय में किस प्रकार के कृत्य करता है, यह उसका आचरण कहलाता है। सामान्य शब्दों में हम देखें, हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम में क्या कार्य करते हैं, वो कार्य अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। उसी आधार पर हम कहेंगे कि भाई इस व्यक्ति का आचरण ऐसा है। अब वो कृत्य कार्य कौन कौन से होते हैं, वो 3 टाइप के हो सकते हैं: नैतिक मॉरल, अनैतिक इमोरल, निर्नैतिक नो मॉरल। अब इन कार्यों को कराने के लिए उत्प्रेरक यानी कि स्टिमुलस की भूमिका होती है। स्टिमुलस को हम एक गलत अर्थ में देखते हैं, यानी कि जो हमें प्रेरित करता है गलत गलत काम करने में या फिर अच्छे काम करने में, या फिर नो मॉरल में तो कोई काम ही नहीं आता। अनुक्रिया हमारी क्या हो सकती है, हम रिस्पॉन्स किस टाइप से दे सकते हैं, हमारी फीलिंग्स के द्वारा, हमारे मन में जो विचार आए उसके द्वारा, और फिर एक्शन के द्वारा। असल में आचरण हमारा तभी माना जाएगा जब हम कृत्य करेंगे कोई कार्य। अगर हमारे मन में केवल फीलिंग आ रही है तो उसी आधार पर हम नहीं बोल सकते कि हमारा आचरण कैसा है, हमें उसके आधार पर कार्य भी करना पड़ेगा। जानवर और पेड़ पौधे और मशीन जो होते हैं, इनका एक्शन कभी गलत और सही नहीं माना जाता है, क्योंकि ये नहीं गिने जाते हैं नैतिकता के उसमें पैमाने में। लेकिन मनुष्य का आचरण हमेशा गिना जाएगा। आचरण भी 3 टाइप के होते हैं: एथिनोसेंट्रिज्म यानी कि स्वजाति केंद्रवाद, जीनोसेंट्रिज्म प्रजाति केंद्रवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म यानी कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद। स्वजाति केंद्रवाद आचरण किस टाइप का होता है? जो व्यक्ति हर चीज का मूल्यांकन अपनी जाति समूह को ध्यान में रखकर करता है, यानी कि वो देखता है कि मेरे जाति समूह के हित में क्या चीज है। ये जो मेरी जाति समूह धर्म कोई कार्य करता है, उसी टाइप से वो भी व्यवहार करता है। परजाति केंद्रवाद यानी कि दूसरे की संस्कृति इत्यादि को ध्यान में रखकर जो कार्य करता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद सबसे सही माना जाता है, जो हर संस्कृति को समान दृष्टि से देखता है और समानता का व्यवहार रख के जो आचरण करता है, वो कहलाता है कल्चरल रिलेटिविज्म यानी कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अब मनुष्य सामान्यतः ना 2 प्रकार की कृत्य करता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक वो जिसमें उसकी खुद की वो रहती है इच्छा, अनैच्छिक यानी कि आदतन हो गए या फिर गलती से हो गए। ठीक है। उसके बाद कहा गया है ऐच्छिक में भी कौन कौन से होते हैं। एक तो सचेतन, जो पूरे होश हवास में किए जाएं। दूसरे होते हैं आदतन। सचेतन में भी नैतिक, अनैतिक, निर्नैतिक, यानी कि हमने 3 भागों में तो बांटना ही बांटना है कार्यों को। नैतिक कार्यों में, अनैतिक कार्यों में, निर्नैतिक कार्यों में, क्योंकि एथिक्स चल रहा है, इसमें नैतिकता की बातें होंगी। आदतन में भी नैतिक, अनैतिक, निर्नैतिक। अब जैसे नैतिक सचेतन में क्या हो सकता है, जैसे प्यासे को पानी पिला दिया, दूसरे बंदे की मदद कर दी, तो वह नैतिक ऐच्छिक कार्य होगा। अनैतिक में क्या हो गया, जानबूझकर पानी न देना, जानबूझकर किसी की मदद न करना। निर्नैतिक में क्या होगा, स्वयं पानी पी लेना या सो जाना। ये एक टाइप के उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। दूसरा क्या हो सकता है, आदतन में क्या हो सकता है, नैतिक आदतन यानी कि पौधों को पानी डालना, दूसरों की मदद करना, ये नैतिक आदतन कार्य है। अनैतिक आदतन में चोट पहुंचाना, आदतन चोरी करना, आदतन। निर्नैतिक में स्वयं के लिए, जिस पर न दूसरे पर कोई प्रभाव पड़े, न खुद पर कोई, न दूसरे पर कोई अच्छा प्रभाव पड़े, न बुरा प्रभाव पड़े, केवल खुद के लिए जो कार्य है वो निर्नैतिक। निष्कर्ष हम क्या निकालते हैं, नैतिकता का मूल संबंध कृत्यों से होता है। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में व्यक्ति की प्रतिक्रिया केवल भावनात्मक, केवल बौद्धिक विचारने व कृत्य के रूप में भी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति कोई कृत्य नहीं करता तो हम उसे नैतिक अनैतिक नहीं ठहरा सकते। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, व्यक्ति का कोई कृत्य एक्शन लेना जरूरी है। उसके मन में कोई गलत विचार आए, उसी आधार पर हम उसे दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, बल्कि उसके अनुरूप उसे काम भी करना होगा, तभी हम उसे दोषी ठहरा पाएंगे या फिर अच्छा ठहरा पाएंगे। फिर आती है निर्नैतिक। क्या, अब आपको बार बार एक चीज खाई जा रही होगी कि निर्नैतिक क्या आ रहा है। निर्नैतिक ऐसे कार्य होते हैं जिनमें नीति नीति भावना शून्य मानी जाती है, यानी कि ना वो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, ना दूसरे की अच्छाई के लिए होते हैं, वो केवल स्वयं के लिए होते हैं। अब चूंकि हम सामाजिक नैतिकता के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि नैतिकता सामाजिक ही होती है, समाज के परिप्रेक्ष्य में होती है, तो सामाजिक नैतिकता का निर्धारण किन किन अर्थों में हो सकता है। एक तो होता है भौगोलिक दशाओं के अर्थ में, जनांकिकी के अर्थ में, धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर। भौगोलिक दशाओं में जैसे तापमान, कहीं का तापमान गर्म है तो वहाँ खुले कपड़े पहनने वाले इत्यादि लोगों की भावना होगी। तापमान ठंडा है तो ठंडे कपड़े पहनने वाले होंगे। संसाधन अगर अत्यधिक हैं तो वहाँ पे कामकाजी लोग होंगे। ठीक है। उच्च आवाज है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है तो हार्ड वर्किंग टाइप के लोग होंगे, मैदानी क्षेत्र है तो थोड़ा कम हार्ड वर्किंग होंगे। जनांकिकी क्या है, लिंगानुपात अगर अच्छा है तो जीवन अच्छा होगा, आबादी अगर अधिक है तो जीवन अच्छा नहीं होगा। धार्मिक आधार पर, अगर धर्म की प्रकृति ज्यादा है तो वहां पर धर्म के प्रति रूढ़िवादिता अधिक होगी, और नहीं है तो वैज्ञानिकता या फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट अधिक होगा। आर्थिक आधार पर क्या है, प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी जाती है। अगर कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता लोग कृषक प्रवृत्ति के होंगे, सेवा क्षेत्र के तो सेवा प्रवृत्ति के होंगे। उसी प्रकार राजनीति में अगर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है तो लोग लोकतांत्रिक टाइप से चलेंगे, और राजतंत्र की प्रणाली है तो राजतंत्र टाइप के पढ़ेंगे चलेंगे।
यानी कि समाज का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप जिस समाज में रह रहे हैं, आपकी नैतिकता भी उसी अनुरूप बन जाएगी। फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है सिविल सेवकों के मूल्य। अब चूंकि हम सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इनके मूल्य भी जानने होंगे। एक होता है इसमें ईमानदारी का मूल्य होना चाहिए, निडरता होनी चाहिए उस बंदे में, सत्यनिष्ठा, सच बोलने की क्षमता, वंचित वर्गों के प्रति उसकी संवेदनशीलता होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए, लोक सेवा के सभी लोगों के प्रति सेवा का समर्पण होना चाहिए, सहिष्णुता, प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए, कर्मशीलता, काम करने की प्रधानता उसमें होनी चाहिए, इत्यादि उसमें 8-10 गुण पाए जाने चाहिए। उसके बाद संकल्प की स्वतंत्रता, ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। संकल्प की स्वतंत्रता का सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कांट ने भी दिया था। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति का शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना उसकी संकल्प की स्वतंत्रता को दर्शाता है। विकल्पों में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता होना उसकी संकल्प की स्वतंत्रता को दर्शाता है। 2 या 2 से अधिक विकल्पों का उपलब्ध होना उसके लिए संकल्प की स्वतंत्रता दर्शाता है। यानी कि हमारा काम करने की स्वतंत्रता हम कब दर्शाई जाएगी, जब हमारे पे विकल्प होंगे, हम किसी चीज को चुन सकेंगे, वही हमारी असली स्वतंत्रता कहलाएगी। तो सार निकलता है यह है कि इसे शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि व्यवहारिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए संकल्प स्वातंत्र को मानना आवश्यक है, भले ही पारमार्थिक स्तर पर यह सिर्फ कल्पना मात्र है। अब जो पारमार्थिक स्तर के लोग होते हैं ना, दार्शनिक स्तर के, वो मानते हैं कि हम संकल्प रूप से स्वतंत्र नहीं है, भगवान हमें चला रहा है, लेकिन निष्कर्ष हमें यही मानना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हमें व्यवहारिक जीवन में संकल्प की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम इस टॉपिक को आज खत्म करते हैं। अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे धर्म नैतिकता के मध्य संबंध है, यहाँ पे सद्गुण, दुर्गुण, अपराध, पाप एवं भूल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे मिलते हैं, इस तरह देखते रहिए। थैंक यू।